नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो अभी तक जिसे हम LC-MK2 या तेजस MK2 बोल रहे हैं वो नाम एक्चुअली फाइनल नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज के लेबल्स हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट अपनी पहली ऑफिशियल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर देगा जो कि 2026 के फर्स्ट हाफ में होगी, उसके बाद इसका एक नया प्रॉपर नाम ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। तेजस MK2 का वेट लगभग 17.5 टन होने वाला है, जो अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। और सिर्फ तेजस MK2 कहना भी एयरक्राफ्ट के रियल साइज, रोल और कैपेबिलिटी को फुल्ली जस्टिफाई नहीं करता। इसीलिए प्लान ये है कि फर्स्ट फ्लाइट के बाद PMO को एक नया नाम प्रपोज किया जाएगा और अप्रूवल के बाद एयरक्राफ्ट को एक फ्रेश आइडेंटिटी मिलेगी। यानी MK2 अब इतना इवॉल्व हो गया है कि उसे एक नया नाम देने पर विचार किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो राफेल को लेकर जो बात सबसे ज़्यादा घूम रही है वो ये है कि इंडिया में बने राफेल जेट्स में शुरुआत में सिर्फ 30% इंडिजिनस कंटेंट होगा। लेकिन इस नंबर को अगर सरफेस लेवल पर देखा जाए तो रियलिटी ये है कि ये 30% सिर्फ इनिशियल बैचेस के लिए माना जा रहा है, पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं। जब भी दुनिया में कोई नया फाइटर प्रोडक्शन लाइन लगती है, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री, शुरुआत हमेशा इंपोर्टेड किट्स और फॉरेन सप्लाइड कंपोनेंट से होती है। रीजन सिंपल होता है, लोकल वेंडर्स को सर्टिफाई करना, टूलिंग सेट करना, क्वालिटी ऑडिट्स पास करना और फ्लाइट क्रिटिकल सिस्टम के लिए अप्रूवल लेना टाइम लेता है। राफेल प्रोग्राम में भी वही हो रहा है। जो 114 राफेल जेट्स का प्लान है उसमें पहले कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया में असेंबल होंगे, लेकिन उनमें इंपोर्टेड कंटेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टेबल होती जाएगी वैसे वैसे इंडियन कंपनीज को ज़्यादा काम मिलता जाएगा। एयरफ्रेम के सेक्शंस, कंपोजिट पैनल्स, वायरिंग लूम्स, मेटेलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स, लैंडिंग गियर के पार्ट्स और मिशन सिस्टम के सब असेंबलीज तक धीरे धीरे लोकल हो जाएंगे। डिफेंस और इंडस्ट्री सर्कल में काफ़ी क्लियरली माना जा रहा है कि अगर इंडिजिनस कंटेंट 60% से नीचे रहा तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। इसीलिए गोल शुरू से ये रखा गया है कि लास्ट राफेल तक पहुँचते पहुँचते लोकलाइजेशन 60% से ऊपर ले जाई जाए। इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर इंजन और सिस्टम लोकलाइजेशन भी होगा। अगर डसॉल्ट एविएशन के साथ M88 इंजन के इंडिया में प्रोडक्शन और फ्यूचर वेरिएंट पर एग्रीमेंट होता है तो सिर्फ इंजन ही इंडिजिनस वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा, क्योंकि इंजन किसी भी फाइटर जेट का सबसे महंगा और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है। मतलब ये लाइन फ्यूचर में अपग्रेड्स, मॉडर्नाइजेशन, स्पेयर्स, MRO और इवन एक्सपोर्ट के लिए भी यूज हो सकती है। इसी लॉन्ग टर्म सोच की वजह से फोकस इनिशियल 30% पर नहीं बल्कि फाइनल इंडिजिनस कंटेंट ट्रैजेक्टरी पर है। सीधी सी बात यह है कि पहले 10 से 15 राफेल अगर ज़्यादा इंपोर्टेड लगते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब 114वां राफेल इंडिया में बनेगा तब उसमें मेजॉरिटी वैल्यू इंडिया की होगी। तो आपका क्या मानना है इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तेजस MK1A को लेकर एक बुरी खबर है। जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा था स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ स्टेबल करने के लिए, वो फिर से डिले का शिकार हो गया है। डिफेंस जर्नलिस्ट स्नेहस एलेक्स फिलिप्स जो द प्रिंट के लिए न्यूज़ कवर करते हैं, उन्होंने बोला है कि तेजस MK1A का जो मार्च वाला टारगेट था वो शायद अब मीट ना हो। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्च तक फर्स्ट एयरक्राफ्ट फाइनली एयरफोर्स को मिल जाएगा, उस पर भी अब डाउट खड़ा हो गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिले पहली बार हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि डिले लगातार होते जा रहे हैं। पहले HAL ने बोला था कि शुरुआत में 10 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे, फिर वो नंबर घटकर 5 हो गए और अब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये 5 भी टाइम पर मिलेंगे या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। ऑफिशियली HAL ने तो अभी तक ये नहीं बोला है कि मार्च डिलीवरी कैंसिल हो गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अक्टूबर का डेडलाइन मिस हुआ, फिर 2025 एंड का प्रॉमिस गया और अब मार्च 2026 का पॉसिबल ही बोला जा रहा है, जो कि अब देखते हैं कि क्या होगा। इस डिले के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो सामने आ रहा है वो है वेपन इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन। एयर टू एयर वेपन का काम लास्ट ईयर के एंड में कंप्लीट हो गया था, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एयर टू ग्राउंड वेपन के ट्रायल्स अभी पेंडिंग है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होते एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट रेडी MK1A कॉन्फ़िगरेशन में एयरफोर्स को हैंडओवर ही नहीं किया जा सकता। पब्लिकली HAL बोल रहा है कि सब ट्रैक पर है, लेकिन सच ये है कि एश्योरेंस और एक्चुअल डिलीवरीज के बीच गैप बढ़ता चला जा रहा है और जब तक रिमेनिंग ट्रायल्स कंप्लीट नहीं होते तब तक कोई भी डेट 100% रिलायबल नहीं लग रही। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है।
अगली खबर की बात करें तो अब जो अपडेट आई है कल्याणी सिस्टम लिमिटेड के लाइट टैंक को लेकर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी ने अपने लाइट टैंक प्रोजेक्ट का डिटेल डिज़ाइन सामने रख दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा प्लेटफॉर्म सिर्फ 1 साल के अंदर डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है। इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के हिसाब से ये काफ़ी फास्ट टाइमलाइन होती है और ये दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर अब काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड और डिफिकल्ट टेरेन वाली बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट को देखते हुए। इस लाइट टैंक का कोर हाईलाइट है इसका इंडिजिनस 105 mm मेन गन। मतलब फायर पावर के मामले में कल्याणी सिस्टम ने सीधा फॉरेन डिपेंडेंसी से बचने का रास्ता चुना है। सिर्फ गन ही नहीं, इसका टरेट भी फुली इंडिजिनस है और वो भी एक मॉडर्न अनमैन्ड टरेट कॉन्फ़िगरेशन में। इसका मतलब ये है कि टैंक के अंदर 3 लोगों का क्रू होगा। क्रू पूरा आर्मर्ड हल के अंदर रहेगा, जो सर्वाइवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी इस क्रू एरिया को एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट बोल रही है, यानी ट्रेडिशनल मैनुअल कंट्रोल की जगह डिजिटल डिस्प्लेज, फायर कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सब इंटीग्रेटेड होगा। इससे क्रू का वर्कलोड कम होता है और सिचुएशन अवेयरनेस काफ़ी बेटर हो जाती है। मोबिलिटी के लिए कल्याणी सिस्टम ने एक ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच ली है। टैंक में कैटरपिलर C13 सीरीज डीजल इंजन यूज होने की बात आ रही है, जिसके साथ रैंक का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मोस्ट लाइकली HSWL 256 क्लास। ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ग्लोबली प्रूवन माना जाता है और इसका मतलब ये है कि टैंक को माउंटेन्स, सॉफ्ट सॉइल और मिक्स टेरेन में अच्छी मोबिलिटी मिल सकती है। वेट की बात करें तो ये टैंक लगभग 25 टन क्लास में आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि इतना वेट रख के भी कल्याणी सिस्टम ने फुल कैलिबर में गन रिटेन किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे आता है एम्फीबियस कैपेबिलिटी। और कंपनी कह रही है कि मार्च में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होगा और सितंबर से ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे और यही ट्रायल फेज सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होगा। तो अगली अपडेट भी कल्याणी लिमिटेड से ही है। तो कल्याणी सिस्टम लिमिटेड ने कंफर्म किया है कि वो एक 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो 4x4 चेसिस पर बेस्ड होगी। इस सिस्टम का वेट लगभग 24 टन के आसपास है और एक इंटरेस्टिंग डिजाइन चॉइस यहाँ है एल्यूमिनियम गन कैरेज। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि एल्यूमिनियम मतलब कम स्ट्रेंथ, लेकिन रियलिटी में एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वेट काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। और माउंटेड गन में वेट डायरेक्टली मोबिलिटी और डिप्लॉयमेंट स्पीड से लिंक होता है। गन में ऑटो लोडर लगा हुआ है और फायरिंग रेट अराउंड 5 राउंड पर मिनट बताया जा रहा है। लाइव फायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है और नेक्स्ट मेजर स्टेप होगा बालासोर ट्रायल्स, जो किसी भी आर्टिलरी सिस्टम के लिए क्रेडिबिलिटी का बिग चेक पॉइंट होता है। ये गन डायरेक्टली पहले वाले मार्क 155 mm 45 कैलिबर सिस्टम से इवॉल्व हुआ है। याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कल्याणी ग्रुप ऑलरेडी आर्मेनिया को 155 mm गन एक्सपोर्ट कर चुका है, जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। इस नए वर्जन में उन्होंने उस एक्सपीरियंस को और आगे पुश किया है। रेंज की बात करें तो ये सिस्टम 36 किलोमीटर से ज़्यादा फायर कर सकता है कन्वेंशनल एम्यूनिशन के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम शूट एंड स्कूट डॉक्ट्रिन के लिए बना है। डिप्लॉयमेंट टाइम भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 1.5 मिनट डे टाइम और 2 मिनट नाइट ऑपरेशन में। और ये नाटो स्टैंडर्ड और इन सर्विस एमओ दोनों के साथ कंपेटेबल है, जो एक्सपोर्ट के लिए भी और इंडियन आर्मी के लिए भी प्लस पॉइंट है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।